नमस्कार बच्चों। आज हम भगवत शरण उपाध्याय लिखित रचना लोकगीत पढ़ेंगे। लोकगीत का मतलब है फोक सॉन्ग्स। यह गीत हमारी संस्कृति और संगीत में एक अटूट संबंध रखते हैं। मनोरंजन की दुनिया में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। गीत संगीत अगर हमारे जीवन में ना हो तो हमारा जीवन रस से नीरस हो जाता है, यानी मन में जो खुशी होती है वह खत्म हो जाती है। प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय ने इसे बड़े ही सरलता के साथ प्रस्तुत किया है। भगवत शरण उपाध्याय ने अनेक रचनाएं लिखी हैं, अनेक विधाओं का प्रयोग किया है, जैसे कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य आदि। इनके अनेक रचनाएं हैं जिसमें विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, ठूठा आम और गंगा गोदावरी अधिक प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1910 में हुआ और मृत्यु 1982 में। तो अब हम लोकगीत निबंध के बारे में पढ़ेंगे। लोकगीत बड़े ही सरल और लोकप्रिय होते हैं। यह अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल अलग होते हैं। लोकगीत सीधे जनता के गीत हैं। इन गीतों को घर के और नगर के जनता के गीत के लिए गाया जाता है। इन गीतों को गाने के लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। साधना मतलब प्रैक्टिस। त्योहारों और विशेष अवसरों पर इन गीतों को गाया जाता है। यह गीत शुरुआत से ही गाए जाते रहे हैं और इन गानों को बनाने वाले अधिकतर गाँव के लोग ही होते हैं। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं और उन्हें रचते हैं। साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से लोकगीत गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने लोकगीत को बड़ा ही शर्मनाक माना जाता था, लेकिन इन दिनों इनकी लोकप्रियता बढ़ी है। अब तक इन गीतों की उपेक्षा की जाती जा रही थी, पर वापस अब इन लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया है। लोकगीत साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तित हुए हैं। अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की बोलियों में लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। इसका मतलब है उन्होंने अनेक तरह की रचनाएं और अनेक तरह के लोकगीतों को इकट्ठा करना शुरू किया है और उसे अपनी तरह से प्रस्तुतिकरण देना शुरू किया है। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। एक इनका प्रकार बड़ा ही ओजस्वी और सजीव होता है। ओजस्वी से मतलब है जोश या शक्तिशाली। सजीव से मतलब है कि एकदम जो जीवित लगते हों। यह इस देश के आदिवासियों के संगीत हैं। इन गीतों को मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, गोंड, खांड, भील, संथाल आदि क्षेत्रों में बड़े ही सुंदर तरीके से गाया जाता है। इन गीतों के साथ गाने के साथ साथ नाच का भी पुट होता है। इन गीतों को एक साथ दलों में बनाकर हम गा सकते हैं। 20-20 या फिर 30-30 महिलाएं या पुरुष मिलकर इनको जब गाते हैं तो चारों दिशाएं गूंज उठती हैं। ऐसा माना जाता है कि लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं, यानी
वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इन गीतों को बनाया जाता है और फिर गाया जाता है। यही कारण है कि यह बड़े आह्लादकार और आनंददायक होते हैं। आह्लादकार से मतलब है कि मन को संतोष देना और बड़े ही तेज आवाज़ में इनको गाना। और जब वो मन को खुशी और तेज आवाज़ में इन गीतों को गाया जाता है तो मन प्रसन्नता से भर जाता है। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। राग से मतलब है कि वह अपने आसपास की चीज़ों को ही इन गीतों में मिलाते हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है, क्योंकि लोकल भाषा होती है। इस कारण उनके शब्द भी वही होते हैं और हर कोई उन शब्दों की अर्थ को समझ लेता है, इसलिए ये बड़े ही सफल माने जाते हैं। अनंत संख्या अपने देश में महिलाओं के गीतों की भी है। ये गीत लोकगीत हैं, पर अधिकतर इन्हें महिला ही गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही हैं। सृजती से मतलब है रचना करना गानों की। वैसे मर्द रचने वाले हैं और गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इनमें अधिक भूमिका स्त्रियों की ही होती है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं। वह गीत भी मिलते जुलते होते हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं। इन गानों को दल बांधकर यानी कि ग्रुप में गाया जाता है। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, मतलब एक साथ सभी गाना आरंभ करते हैं। इन गानों में अधिकतर मेल नहीं होता है, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर ये गाने जब गाए जाते हैं तो हर किसी के मन को अच्छे लगते हैं। गांव और नगरों में तो इन लोकगीतों की गायिकाएँ भी होती हैं, जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर इनको बुलाया जाता है और वहाँ जाकर यह गाना गाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं। ऋतुओं से मतलब है बच्चों सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन और रेनी सीजन। इनके भी लोकगीत महिलाओं ने रचे हैं। इनमें होली, बरसात की कजरी, कजरी से मतलब है बादल, पानी से भरे बादल आदि इनकी अपनी चीज़ें हैं जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। विद्यापति से तात्पर्य है बच्चों कि जो भी हम गाना गाने की शैली है उसको हम विद्यापति कहकर संबोधित करते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं और अधिकतर उन गाने के साथ नाच का भी साथ होता है। गुजरात का एक गाना है, एक गायन है जिसे गरबा कहा जाता है और इसमें औरतें घूम घूम कर नाचती हैं और गाती हैं। गाते समय, नाचते समय वह लकड़ियाँ भी बजाती जाती हैं जो कि बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान के साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः ये नाच है, सभी प्रांत में यह लोकप्रिय हो चला है, जिसको हम गरबा के साथ साथ डांडिया भी कहकर प्रनाउंस करते हैं। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है। ब्रज भाषा में रसिया के विद्यापति हैं, जिसे दल के लोग गाते हैं और स्त्रियां विशेष तौर पर गाती और नाचती हैं। कहने का तात्पर्य है कि गांव के गीतों के वास्तव में अनेक प्रकार होते हैं। लोग इन गीतों के साथ अपने जीवन को जीते हैं और ऐसे माहौल में समय जीवन इठला कर आनंद के साथ रहता है। जब हम
इस तरह से अपना जीवन जीते हैं तो वहाँ कहाँ आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। आने वाले जीवन में और अनंत संख्यक गाने हैं जिनके वह प्रतीक हैं। तो बच्चों, इस तरह से लोकगीत हमारे भारत देश के मनोरंजन की दुनिया में बहुत ही विशेष स्थान रखते हैं। तो बच्चों, आज की सीख है कि संगीत यानी एक अच्छा गीत जब हम गाते हैं या सुनते हैं तो वह हमारे मन को दवा की तरह काम करता है, हमारी आत्मा को संतोष देता है और साथ ही साथ मन में जो क्रोध या गुस्सा होता है वह भी अच्छा गीत सुनने के कारण कम हो जाता है और मैं समझती हूँ कि ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब कभी भी यदि आपका मन निराश हो या गुस्से में हो या दुखी हो तो एक मनपसंद गाना सुनें और अपने मन को शांत करें। थैंक यू बच्चों।